ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। इसमें हम एनाटॉमी का कल हम क्या क्या देख चुके हैं। हमने कल सेल का स्ट्रक्चर शुरू किया था। सबसे पहले हमने सेल की पोजीशनिंग की थी और देखा था कि बहुत सारे सेल्स जो हैं, हाँ किसी को कुछ बोलना है तो बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज़ जो हैं एक प्रकार के सेल्स बनाते हैं और फिर एक प्रकार के टिश्यूज़ जो होते हैं वो मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं। फिर ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के ह्यूमन बॉडी मिलती है। तो पूरी ह्यूमन बॉडी का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वो क्या है? वो है सेल, कोशिका। और ये सेल जो है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको कोशिकांग बोलते हैं, जिनके अपने अपने कार्य हैं, स्पेसिफिक कार्य करते हैं ये सभी। और इन सभी के स्पेसिफिक कार्यों से मिलकर के ये क्या होता है, ये बनता है आपका सेल बनता है और उसके विभिन्न जो है वो कार्य प्रणाली चलती है। तो सबसे पहले हमने उसमें उसकी बाहर की बाउंड्री यानी कि उसकी सेल मेम्ब्रेन देखी। और सेल मेम्ब्रेन को देखते समय हमने देखा कि सेंगर एंड निकोलसन ने इन्होंने दोनों ने मिलकर के 1972 में एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल डिमॉन्स्ट्रेट किया। और इस मॉडल से क्या हुआ, इस मॉडल से पता लगा कि ये सेल के अंदर जो ये मेम्ब्रेन है जो सेल को बाहर से कवर कर रही है, ये किस तरह से कार्य करती है, किस प्रकार इसमें जो है पंप्स चलते हैं। तो ये हमने देखा। दूसरा हमने देखा कि इसके अंदर जो है इसका रोल क्या होता है। तो रोल क्या क्या होता है कि इसका पहला कार्य है कि उसकी सुरक्षा करना सेल की, दूसरा उसको स्ट्रेंथ देना, और तीसरा कि उसको जो भी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्राप्त करवा के देना, और जो सेल के अंदर के वेस्ट्स हैं उनको बाहर एक्सपेल आउट कर देना। कोई भी बड़ी जो साइज़ की चीज़ है वो सेल के अंदर नहीं घुस सकती, क्योंकि उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वही उस प्रकार से चेक करता है कि कौन अंदर आ सकता है और कौन नहीं आ सकता। तो ये एक चीज़ देखा। दूसरी हमने देखी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हमने देखा। न्यूक्लियस के अंदर हमारे न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन से वो भी कवर्ड होता है। जैसे सेल और सेल वॉल कहाँ पे होती है, याद है क्या किसी को? सेल वॉल किस में होती है? वनस्पति कोश। यस। तो सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में होती है और कुछ माइक्रोब जैसे अमीबा वगैरह में भी होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सभी प्राणियों में होती है। एवरीवन हैज़ अ सेल वॉल। तो ये और न्यूक्लियस जो होता है ना वो भी सेल मेम्ब्रेन के जैसे ही डबल लेयर्ड होता है। और मतलब डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जो होती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस न्यूक्लियस को कवर करती है। और क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? तो न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए होता है। उस डीएनए को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए कुछ आवश्यक उसमें कुछ तत्व होते हैं, बस इतना ही होता है। और इस पूरे सेल के अंदर जो ये रहता है भरा हुआ पैकेजिंग मटेरियल जो रहता है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनल्स, कोशिकांगों के अलावा जो रहता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है ये क्या करता है, ये बाकी के सारे ऑर्गेनल्स जो हैं, कोशिकांग जो हैं, उनको उनकी जगह पे रहने देता है। अगर वो बीच का ये साइटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये साइटोप्लाज्म क्या काम है कि ये इन सभी कोशिकांगों को एक दूसरे से सेपरेट रखता है, पहली बात। दूसरी बात क्या करता है कि ये इन सारे कोशिकांगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो न्यूट्रिशन हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ रहा है वो एक एक कोशिकांग तक जाता किसके माध्यम से है? इस साइटोप्लाज्म के माध्यम से। तो ये साइटोप्लाज्म जो है इसका पूरा अंदर का एरिया है जिसके जो भरा हुआ है उससे, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर ही पैक्ड हैं सारी कोशिकांग। तो ये साइटोप्लाज्म है। ठीक इसी तरीके से
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, और वही न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच बीच में डीएनए है, जीन्स हैं, ये सब पैक्ड हैं। तो सेल में साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और ये सेल के अंदर ही न्यूक्लियस है। ठीक, अब हमने सेल देखा था, सेल में हमने इसका सेल मेम्ब्रेन देखी, न्यूक्लियस देखा, फिर हमने देखा था डीएनए। और ये डीएनए को हमने देखा था कि इसका महत्वपूर्ण कार्य किस बात में है, कि वो जब आपके सेल को बनाएगा, एक तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे, कि जब वो एक का दो बन रहा है उस समय पर, कि वो किस प्रकार से स्ट्रक्चर उस पर बनना चाहिए, तो वो। और दूसरा ये कि हमेशा के लिए जब डीएनए से प्रोटीन बनना है, मतलब बनाना है, उस पर्टिकुलर जब सेल को कार्य करना है अपना रोज का कार्य, उस रोज के कार्य को करते हुए भी उसको रोज प्रोटीन्स बनाने हैं, कुछ स्पेसिफिक तरीके के प्रोटीन्स बनाने हैं। तो वो कौन से प्रोटीन्स हैं, वो क्या करना चाहता है, उसको क्या बनाना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? डीएनए। लेकिन डीएनए अपना डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो डीएनए पहले ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या करता है? आरएनए बनाता है। और ये आरएनए जो होता है, ये आरएनए राइबो जो राइबोसोम्स होते हैं अपने सेल के अंदर, इन राइबोसोम्स के साथ मिल करके ये ट्रांसलेशन के द्वारा ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और ये एक एक प्रोटीन इसके सभी कार्यों के लिए आवश्यक होता है। एक एक प्रोटीन अलग अलग तरीके के नेचर का ये बनाता है। तो यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद और भी हमने माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने देखा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने देखा था कि इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि यहाँ पर ही आपके पूरे सेल की एनर्जी जो है वो बनती है। और आपको मैंने F1 F0 पार्टिकल्स बताए थे, जो कि कहाँ होते हैं? क्रिस्टे पे होते हैं। क्रिस्टे, ये क्रिस्टे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे जैसे उंगलियां निकली हों उसके अंदर वाली मेम्ब्रेन में। तो ये क्रिस्टे जो होते हैं, इनमें F1 और F0 पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे ये सारी जो एटीपी बनने का जो कार्य प्रणाली है वो चलती रहती है। और इसी के वजह से हमारे पास जो भी ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने की ये मशीन है। और एटीपी में कन्वर्ट जो कोई चीज़ हो गई, तो अब उसका हमारे शरीर में जो है उपयोग होता है। किस चीज़ के लिए उपयोग होता है? उसका हम अपने जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी दिन भर हम करते हैं उनके लिए एटीपी का उपयोग होता है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि आप जो एक्सरसाइज करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा एटीपी लगता ही है, लेकिन आपके शरीर को सिंपल चलाने के लिए भी एटीपी लगता है। कैसे? आपके खाने को पचाने के लिए और ज़्यादा एटीपी बनाने के लिए पहले वाला जो थोड़ा एटीपी है उसका जो है वो टूटता है, उसका उपयोग होता है, और उससे आगे आपको जो है एनर्जी जो मिलती है मेटाबॉलिज्म करने की, तो वहाँ से आपको जो है शरीर डाइजेस्ट कर पाता है। तो डाइजेस्ट करने के लिए भी जो शक्ति चाहिए वो भी एटीपी से आती है। श्वास लेने के लिए भी, जो हमारे अंदर बोलने के लिए भी, जो हमारी सामान्य बिल्कुल सामान्य जो क्रियाएं हैं, पलक झपकने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए, ये सारी एनर्जीज हमारी ये एटीपी से है आती हैं। तो जो हैवी वर्क हम करते हैं उससे लेकर के जो छोटे से छोटा कार्य हमारे शरीर में सामान्य अगदी सामान्य रूप से हो रहा है, वो भी एटीपी के कारण होता है। और ये एटीपी जो है ये यहाँ पे बनता है, इसलिए इसको मैडम, हम। हाँ बोलिए। क्या उसे प्रोटीन जलाकर वो एटीपी बनाते हैं? प्रोटीन भी जलता है, कार्बोहाइड्रेट भी जलता है, लेकिन क्या चाहिए तुमको? तुम अपना काम करो। तो ये जो है ये मैं आपको कौन से पार्ट में सिखाने वाली हूँ? ये मेटाबॉलिज्म के समय पर ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो अभी आपको ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया याद कर लीजिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? ग्लूकोज से एटीपी बनता है। ठीक है ना? अब ये जो हाँ। ग्लूकोज है ये कहाँ से आ रहा है? तो अगर कार्बोहाइड्रेट है ना, तो डायरेक्ट उससे ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट के ही छोटे छोटे यूनिट्स हो जाएंगे तो ग्लूकोज बन जाएगा।
तो सबसे सोपा जो है ग्लूकोज बनाने का जो कार्य है वो है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन प्रोटीन भी जो है वो ग्लूकोज देता है। और चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, कोई भी आपको एनर्जी देना चाहता है तो पहले उसको जो है ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा। और इसीलिए प्रोटीन से जब ग्लूकोज बनता है तो उसमें बहुत सारी जो है ना उसकी मतलब जो है ना एनर्जी वो दे पाता है, एज गुड एज जितना कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलती है उसी उतना ही हमको प्रोटीन से भी मिलती है। लेकिन प्रोटीन टूट के ग्लूकोज बनना ये हमारे शरीर का आखिरी ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बेसिकली आपके मसल्स बिल्डअप करते हैं, आपके बहुत महत्वपूर्ण जो स्ट्रक्चरल बॉडी जो है ना उनको बिल्डअप करते हैं। और अगर उनको तोड़ करके और ग्लूकोज बनाने की नौबत आ गई, इसका मतलब ये या तो पेशेंट है या फिर इसके सामने कुछ जो है ऐसी चैलेंजेस हैं कि उसका पोषण पूरा नहीं हो रहा। तो ये प्रोटीन आखिरी टप्पा है। पहले टप्पे में वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है शरीर, और दूसरे टप्पे में जो है ना प्रोटीन से भी बनता है ये अपना ग्लूकोज, लेकिन फैट्स को भी ये करने की कोशिश करते हैं। तो शरीर जो है इजीली प्रोटीन को इस्तेमाल करता है और फैट को आखिरी में। क्यों? क्योंकि फैट को जलाने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खुद की लगती है, लेकिन फैट के जलने से आपके कोई मसल नहीं टूटते, आपकी बॉडी में कोई हानि नहीं होती। तो वो आपके शरीर में अच्छा एनर्जी का सोर्स जो है वो प्ले करता है। तो हाँ, यस, लेकिन फैट भी पहले ग्लूकोज में बदलेगा और फिर ग्लूकोज से वो साइकिल शुरू होती है। अच्छा, एक चीज़ आपको मुझे बतानी थी, वो रह जाएगा। हम उस दिन जब पेपर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें जो आखिरी 20 नंबर का जो प्रश्न था कि मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त और निरुद्ध, इन चारों में से कौन सी अवस्था में शरीर की इंद्रियों की एनर्जी बाहर की ओर जो है सभी दिशाओं में जाती है। ये प्रश्न याद है ना आपको? इसका तो उत्तर मूढ़ावस्था बोले थे अपन। हाँ, नहीं, मूढ़ अवस्था हमारा डिस्कस हुआ था, लेकिन मैंने कहा था क्षिप्त भी हो सकती है। तो इसका सही उत्तर क्षिप्त ही है। जो नेट से उत्तर आया है उसका, उसमें मैंने कल देखा, तो वो उसका सही उत्तर क्षिप्त है। क्षिप्त क्यों उसका सही उत्तर है? क्योंकि मूढ़ अवस्था में व्यक्ति जो है वो काफ़ी आलस प्रधान होता है, तमोगुण प्रधान होता है। तो वो मतलब समझ ना होने के बावजूद भी इंद्रियों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, मतलब बाहर नहीं उसका ज़्यादा वो होता। लेकिन जो क्षिप्त अवस्था है वो रजोगुणी प्रधान है, संसारी जिसको हम बोलेंगे ना, तो वो उस टाइप की अवस्था है। तो उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंद्रियों का एक्सपोजर होता है बाहर के तरफ। तो ये आपका इसका सही उत्तर क्षिप्त है, तो वो आप उसको नोट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया की, और माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखे उसके स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एक बार दिखाती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया नाम तो तुमने सुना ही होगा। चलो आज उसका स्ट्रक्चर पढ़। सभी लोग का ध्यान है यहाँ पे स्क्रीन पे? हाँ, जी, माइटोकॉन्ड्रिया नाम स्ट्रक्चर तो ऑफ तुमने सुना ही होगा। चलो आज उसका माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट कर लो, बहुत काम आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर से तुम देखोगे तो उसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन्स होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होती है जिसको कि हम लोग पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि
हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ऑक्सीसोम्स के हेड में एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी। तभी तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, वहां पर क्रैब साइकिल भी चलती है, डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होते हैं। डीएनए और राइबोसोम्स के प्रेजेंस के कारण ही हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। तो है ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यदि वीडियो तुमको पसंद आया हो तो आपको ये छोटे में समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से कि इनका आवाज नहीं आता ना, हाँ वीडियो का आवाज नहीं आता ना। ओ, अच्छा आपको कुछ भी आवाज नहीं आया? नहीं ओके ओके तो इसमें मैं फिर बताते जाऊंगी आपको। एक उन्होंने उसमें जो भी उन्होंने ऑर्गेनल्स के नाम बताए, तो उसमें सबसे पहले आपका एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, एक उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो है ना एक वैक्यूम है, एक खाली जगह है, ठीक है ना। और फिर उन दोनों के बीच की जो खाली जगह है, उसके अलावा रुको मैं आपको स्क्रीन दिखाती हूँ। यस, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसमें हमने देखा कि ये इस प्रकार 3D स्ट्रक्चर है, जिसको बीच में से स्लाइस करके उन्होंने ओपन आउट करके दिखाने की कोशिश की है। तो बाहर की एक मेम्ब्रेन है। क्या स्पार्किंग कहाँ पर हुई है? आवाज कहाँ से आई है? दम करके आवाज आई ना।